सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 3 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हम करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न के साथ। ये रहा आपके सामने कि अभी हाल ही में पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का खिताब किसने जीत लिया है। तो सही उत्तर होगा श्राची रा बंगाल टाइगर्स ने। यहाँ हम बात कर रहे हैं मेंस हॉकी इंडिया लीग 2024-25 की। इसका आयोजन अभी 28 दिसंबर 2024 से लेके 1 फरवरी 2025 तक हुआ। इस बार इसका ये छठा एडिशन था, छठा संस्करण था। बात करें हुआ कहाँ पे था, तो भारत ने इसको होस्ट किया था। भारत में भी कहा, जो बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम है राउरकेला उड़ीसा, वहां पे इसका आयोजन हुआ था। किसने जीता? श्राची रार बंगाल टाइगर्स ने। पहली बार इन्होंने ये खिताब जीता, इनका पहला टाइटल है। यहाँ पे इन्होंने किन्हें हराया या फिर रनर अप कौन रहा, तो हैदराबाद तूफान इसमें रनर अप रहा है। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे सुखजीत सिंह। ये रार बंगाल टाइगर के ही प्लेयर हैं। तो ये 4-5 चीजें याद रखनी है, कौन सा टूर्नामेंट है, कौन सा एडिशन है, कहाँ पे हुआ, किसने जीता, कौन रनर अप रहा। अब मैं आपको क्या करूंगा कि 2024 में जो पिछला साल निकला है उसमें हॉकी से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हमने पढ़े हैं वो सारे मैं आपको यहाँ पे रिवाइज करवाऊंगा। और उससे पहले आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना, ये आपके लिए होमवर्क प्रश्न होता है। ये तो हमने अभी पुरुषों की बात कर ली। इससे पहले कुछ दिन पहले महिलाओं वाला भी हॉकी इंडिया लीग हुआ था, जो पहली बार हुआ था, पहला एडिशन था। आप बताओ उसको किसने जीता था। वैसे आगे मैं बता दूंगा आपको जब हम अभी रिवीजन करेंगे उस शीट में, लेकिन आपको आता ही नहीं आता कमेंट बॉक्स में टाइप करके देखो, हम रिवाइज करते हैं। चलो, तो एक तो हमने बात की थी सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी की, जो मलेशिया में हुआ था, उसको जापान ने जीता, पाकिस्तान को हराया। FIH इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन हॉकी 5 वुमेन्स वर्ल्ड कप जो पहली बार हुआ, पहला संस्करण था, ओमान की कैपिटल मस्कट में हुआ। नीदरलैंड ने जीता, भारत को हराया। ये तो महिलाओं का हो गया। इसी तरह पुरुषों का भी हुआ था, वो भी पहला संस्करण था, मस्कट में ही हुआ, नीदरलैंड ने ही जीता, लेकिन हराया मलेशिया को था। फिर एशियन गेम्स जो हुए थे 19वां संस्करण चाइना के हांगजाओ में, उसको भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जीता था, मतलब गोल्ड लेकर के आए थे वो। अच्छा, साथ में ये भी याद रखना, अभी जो पेरिस ओलंपिक हुए थे ना 2024 में, उसमें हमारी भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ब्रोंज मेडल जीता था और उन्होंने स्पेन को हराया था। उसके अलावा भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच क्रेग फुलटन है, साउथ अफ्रीका से हैं। और भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच हरिंदर सिंह हैं। रायबरेली हॉकी स्टेडियम, इसका नाम बदल के रानी रामपाल के नाम पे कर दिया गया, इन्होंने भी रिटायरमेंट ले लिया। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम ये आपको उड़ीसा में मिल जाएगा, बिरसा मुंडा जी, जिसका नाम रख दिया गया बिरसा मुंडा जी के नाम पे। और मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम बलबीर सिंह सीनियर के नाम पे कर दिया। 2025 में हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप ये भारत में होंगे। अभी 8वां एशियाई पुरुष हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी हुआ था चीन के हुलुन बुइर में, भारत ने जीता, चीन को हराया। उसके बाद 8वां ही महिलाओं का जो चैंपियंस ट्रॉफी हुआ था हॉकी का, वो बिहार के राजगीर में हुआ था, उसको भी भारत ने जीता, चाइना को हराया था। उसका मैस्कॉट यानी शुभंकर था गुड़िया। और हॉकी इंडिया ने PR श्रीजेश की जर्सी रिटायर कर दिया। PR श्रीजेश पेरिस ओलंपिक के बाद इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था। और रिटायरमेंट के बाद भारत की जूनियर पुरुष हॉकी टीम का इनको नया हेड कोच बना दिया गया। अब आप लोग बताइएगा, अभी जो पद्म पुरस्कार आपने पढ़े थे, मैंने अलग से वीडियो भी आपको बना करके दिया पद्म पुरस्कार का, तो आप बताओ PR श्रीजेश को कौन सा पद्म पुरस्कार मिला है। बाकी अभी वो 14वें नंबर की हॉकी इंडिया जूनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप हुई पंजाब में, उसको पंजाब ने जीता, UP को हराया। और सुल्तान जौहर कप जूनियर हॉकी टूर्नामेंट जो अभी हुआ, उसमें भारत ने ब्रोंज जीता, गोल्ड ग्रेट ब्रिटेन ने जीता। अभी 10वां जूनियर मेंस एशिया हॉकी कप 2024 मस्कट में हुआ था, उसको भारत ने जीता, पाकिस्तान को हराया। उसके अलावा जो 9वां जूनियर वुमेन्स हॉकी एशिया कप 2024 हुआ था मैस्कॉट में, उसको भारत जीता था, चाइना को हराया था। और इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर चुना हरमनप्रीत सिंह को, मेंस गोलकीपर ऑफ द ईयर चुना PR श्रीजेश को। और जो अभी हम पढ़ रहे हैं हॉकी इंडिया लीग 2024-25, इसमें हमने कहा अभी जो आज हमने देखा वो पुरुषों का है, जो कि राउरकेला उड़ीसा में जो बिरसा मुंडा स्टेडियम है वहां पे हुआ। उसको किसने जीता? श्राची रार बंगाल टाइगर की टीम ने जीता है। किसको हरा करके? हैदराबाद तूफान। और जो महिलाओं का अभी हुआ था, जो मैंने आपसे पूछा था, जो कि रांची में हुआ था, उसको उड़ीसा वॉरियर ने जीता था, सूरमा हॉकी क्लब को हराया था। ठीक है,
तो उम्मीद करूंगा आप लोगों ने सही उत्तर दिया हो, क्योंकि कुछ दिन पहले ही पढ़ा था तो याद होना चाहिए आपको। बाकी देखो, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की स्टैटिक देखें तो स्थापना होती है 1924 में, हेडक्वार्टर लुज़ेन स्विट्जरलैंड में मिल जाएगा, हेड है मोहम्मद तैयब इकराम। 1928 में भारत इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का सदस्य बनने वाला पहला एशियाई देश बना था। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की हैं और एशियन हॉकी फेडरेशन का हेडक्वार्टर क्वालालंपुर मलेशिया में है। हॉकी से संबंधित कुछ कप्स एंड ट्रॉफीज देखें तो अजलान शाह कप हो गया, आगा खां कप हो गया, ध्यानचंद कप हो गया, रंगास्वामी कप हो गया, सिंधिया कप, रणजीत सिंह कप, बेटन कप और इंदिरा कप। इन सब का संबंध है हॉकी से, ध्यान में रखना। यहाँ पे हॉकी से बनने वाले पिछले 1 साल से लेकर अभी तक जितने भी प्रश्न बन सकते थे वो सारे हमने इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लिए। ठीक है, अभी फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में किसने डिजिटल ज्ञान भंडार धरोहर लॉन्च किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा सेबी ने। तो अभी सेबी ने, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने धरोहर नाम से सिक्योरिटीज मार्केट यानी कि शेयर मार्केट, तो इसने शेयर मार्केट के लिए एक डिजिटल ज्ञान भंडार शुरू किया है धरोहर नाम से, जिसका उद्देश्य क्या है? देश के प्रतिभूति बाजार की समृद्ध विरासत और विकास का दस्तावेजीकरण और प्रदर्शन करना। ये बेसिकली एक वेबसाइट होगी जहां पे शेयर मार्केट से जुड़े जो भी इंपॉर्टेंट बातें रही है अभी तक वो सभी आपको यहाँ पे जानने को मिलेगी। इतनी सी ये बात है। किसने लॉन्च किया? सेबी ने। क्या नाम है? धरोहर नाम है, ये आप ध्यान रख लो बस। अब सेबी की पहले हम बात कर लेते हैं। हमने कहा सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वैसे तो इसकी स्थापना 1988 में भारत सरकार की तरफ से कर दी गई थी, लेकिन आधिकारिक तौर पर सेबी को जो कानूनी मान्यता मिलती है वो 1992 में मिलती है। मुख्यालय मुंबई में मिल जाएगा। इसके अध्यक्ष है माधवी पुरी बुच, जो कि इसकी पहली महिला अध्यक्ष भी हैं। आपको याद हो तो सेबी ने निवेशकों की शिकायतों का समाधान करने के लिए स्कोर 2.0 सिस्टम लॉन्च किया था। सेबी ने निवेशकों के लिए सारथी 2.0 ऐप को लॉन्च किया था और द एशियन बैंकर ने एशिया प्रशांत में बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर का पुरस्कार दिया था सेबी को। और विशेष निवेश कोष स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड का गठन किसने किया? सेबी ने ही। अभी आई स्पोर्ट पोर्टल लॉन्च किया था सेबी ने। क्या उद्देश्य था? फाइनेंशियल मार्केट में टेक्निकल ग्लिचेस के रिपोर्टिंग करने के लिए। आई स्पोर्ट का मतलब हो गया इंटीग्रेटेड सेबी पोर्टल फॉर टेक्निकल ग्लिचेस। अच्छा, अब मैं आज एक काम करता हूँ, अभी तक जो इम्पोर्टेंट जो पोर्टल जो एप्लीकेशन वगैरह अगर कुछ लॉन्च हुआ करंट अफेयर्स में हमने पढ़ा वो मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। देखो, एक आपको याद रखना, अभी राष्ट्र पर्व वेबसाइट और मोबाइल ऐप को लॉन्च किया रक्षा मंत्रालय ने। गुजरात सरकार ने भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए स्वर नाम से एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था। स्वर मतलब होता है स्पीच एंड रिटन एनालिसिस रिसोर्स। अभी मात्र मृत्यु दर को कम करने के लिए सर्जन मोबाइल ऐप को लॉन्च किया पंजाब ने। केंद्र सरकार ने संपत्तियों की ई नीलामी के लिए बैंक नेट पोर्टल लॉन्च किया था। केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी कौन सा ऐप लॉन्च किया? अनुवादिनी। गृह मंत्री अमित शाह हैं, इन्होंने सीबीआई के एक पोर्टल को लॉन्च किया, उसका नाम है भारत पोल। रक्षा मंत्री जो हमारे हैं राजनाथ सिंह, इन्होंने युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत रणभूमि दर्शन नाम से एक ऐप लॉन्च किया था। और कंपनी अपने डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन फॉर्मेट में रख सकती है, उसके लिए सरकार ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, उसका नाम एंटिटी लॉकर है। उससे पहले इन्होंने डिजी लॉकर लॉन्च किया था। सम्मान संजीवनी ऐप हरियाणा ने लॉन्च किया। भारतीय रेलवे ने रेलवे सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर इंटीग्रेट करके एक ऐप लॉन्च कर दिया, नाम है। ये आई स्पोर्ट पोर्टल हमने पढ़ लिया, सेबी ने लॉन्च किया। और रक्षा मंत्री जो हमारे राजनाथ सिंह हैं, उन्होंने युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली को लॉन्च किया था, उसका नाम संजय रखा है। तो ये बिल्कुल लेटेस्ट वाले कुछ पोर्टल्स वगैरह ऐप वाले प्रश्न थे, मैंने आपको यहाँ पे रिवाइज करा दिए, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2025 की थीम क्या रही है? थीम पूछ ली है, दिवस तो आप सबको पता है। तो थीम रही है प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। आप जानते हो हर साल 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, अगर बात करें 2 फरवरी को ही क्यों मनाते हैं, तो याद करो, हमने कई बार पढ़ा है। आर्द्र भूमियों के वेटलैंड के कंजर्वेशन के लिए, संरक्षण के लिए एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, जिसे आप रामसर कन्वेंशन के नाम से जानते हो। रामसर ये शहर है कहाँ पे? ईरान में। तो यहीं पे ये कन्वेंशन हुआ था कब? 2 फरवरी 1971 को 1971 में। इसीलिए 2 फरवरी को ये आर्द्र भूमि दिवस वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में मनाया जाता है। और याद रखना, भारत ने 1 फरवरी 1982 को रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए थे। और अभी कल ही मैंने आप लोगों को करंट अफेयर्स की क्लास में पढ़ाया था
कि अभी भारत में 4 और रामसर स्थलों को शामिल कर लिया गया है। कौन कौन से हैं वो? एक झारखंड से है, उधवा झील, झारखंड की ये पहली रामसर साइट है। इसी तरह से एक सिक्किम का है, सिक्किम की ये पहली रामसर साइट है। खेचे ओपालरी वेटलैंड, और 2 तमिलनाडु से है, सक्करा कोट्टई पक्षी अभ्यारण्य और थेरथंगल पक्षी अभ्यारण्य। इस तरह से अब भारत में टोटल कितने रामसर स्थल हो गए? 85 पहले थे, इसमें 4 और जोड़ देंगे तो अब 89 हो गए हैं। सबसे ज्यादा तमिलनाडु में हो गए हैं, टोटल 20। दूसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश है 10 के साथ। और भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा रहा? एक तो जो हमारी भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लगून झील है, चिल्का लेक जिसे आप कहते हैं उड़ीसा में, वो, और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो आपको मिलेगा राजस्थान में। कब मिला था? 1981 में। वैसे भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल पूछेंगे, ये पश्चिम बंगाल का सुंदरबन है। सबसे छोटा एरिया वाइज पूछेंगे तो हिमाचल प्रदेश में रेणुका है। और उससे पहले हमने पढ़ा था उदयपुर और इंदौर, इन्हें वेटलैंड सिटी प्रमाणन प्राप्त शहरों की सूची में शामिल किया था। ठीक है, तो ये पॉइंट्स भी आप ध्यान रखिएगा। और आज हमने थीम देख लिए, थीम भी ध्यान रखना, प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। ये फरवरी का दूसरा इंपॉर्टेंट डे हो गया। एक हमने पढ़ा था 1 फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड का स्थापना दिवस होता है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी वर्ल्ड पिकबॉल लीग को किसने जीत लिया है? तो सही उत्तर होगा बंगलुरु जवान्स ने। तो यहां हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड पिकबॉल लीग 2025 की, जो कि इस बार इसका पहला संस्करण हुआ, पहली बार हुआ। अभी 24 जनवरी को शुरू हुआ था और 2 फरवरी 2025 तक ये चला। कहाँ पे हुआ? भारत में ही। भारत में कहा? मुंबई में। और बंगलुरु जवान्स ने इसको जीत लिया। किसे हराया? तो पुणे यूनाइटेड को हराया है। और इसमें प्लेयर ऑफ द लीग रही है कैटरीन स्टेवर्ट। पिकबॉल क्या होता है? ये आप यूं कह सकते हो टेनिस का, बैडमिंटन का, टेबल टेनिस का एक मिक्सचर होता है। इन तीनों के कुछ कुछ कंपोनेंट हम इसमें इस्तेमाल करते हैं और एक नया गेम हो गया, ये पिकबॉल नाम दे दिया गया। तो सिंपल सा याद रखेंगे, वर्ल्ड पिकबॉल लीग 2025 इसको जीत लिया है बंगलुरु जवान्स ने। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ और जो टूर्नामेंट्स हुए हैं या होने वाले हैं उसकी हम एक बार चर्चा करते, रिवीजन करते। एक तो ध्यान रखना, वर्ल्ड एथलेटिक्स अल्टीमेट चैंपियनशिप 2026 यह हंगरी में होगा, पहला एडिशन होगा इसका। AFC वुमेन्स एशियन कप 2026 ऑस्ट्रेलिया में होंगे और 2029 वाले होंगे उज्बेकिस्तान में। पहला सेंट्रल एशियन कंट्री होगा इसे होस्ट करने वाला। 2027 में फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप ब्राजील में होंगे, ये प्रश्न एग्जाम में आया अभी। और ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 जो यूनाइटेड अरब अमीरात में हुआ, इसको आपको पता है न्यूजीलैंड ने जीता, साउथ अफ्रीका को हराया। उसी तरह से पुरुषों का जो T20 वर्ल्ड कप हुआ वो वेस्ट इंडीज अमेरिका में हुआ, इसको भारत ने जीता, साउथ अफ्रीका को हराया। अब 2025 में जो 38वें नेशनल गेम्स होंगे वो उत्तराखंड में होंगे, जिसका मैस्कॉट शुभंकर क्या है? मौली। और 2025 में BWF वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप ये गुवाहाटी में होंगे। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 वाले बीजिंग चाइना में होंगे। अब जो थॉमस कप और उबेर कप होंगे 2026 में वो डेनमार्क में होंगे। आप मुझे बताओ अभी 2024 वाले जो चाइना में हुए थे को किसने जीता था, किसे हराया था? दोनों बताना, क्योंकि थॉमस कप ये पुरुषों का बैडमिंटन टूर्नामेंट होता है और ये उबेर कप ये महिलाओं का होता है। उसके अलावा और देखो 38वें नेशनल गेम्स ये पीछे हमने पढ़ लिया और ये आज ही हमने देख लिया कि वर्ल्ड पिकबॉल चैंपियनशिप जो हुआ भारत में हुआ मुंबई में, 2024 नहीं 2025 में हुआ अभी ये, इसको बंगलुरु जवान्स ने जीत लिया। और 2025 में वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप दोहा कतर में होंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 वाले जो 23वां संस्करण होगा ये ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगा। पहले ये ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था, ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया था। एशियन गेम्स 2026 में जो 20वां संस्करण है वो जापान में होगा। और वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 ये हुआ बिहार में। उसके अलावा ये भी याद रखना कि अभी ICC अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2025 ये सेकेंड एडिशन कहाँ पे हो रहा है? मलेशिया में हो रहा है। तो ये जो और इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट्स जो भी होने वाले हैं लगभग सारे होने वाले ही हमने देखे, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी जनवरी 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान हुई भगदड़ की जांच के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा गठित न्यायिक आयोग के प्रमुख कौन है? तो आंसर होगा हर्ष कुमार। आप सबको पता है अभी मौनी अमावस्या को महाकुंभ में सुबह भगदड़ हो गई थी जिसमें कई लोग मारे गए थे, कई लोग घायल हो गए थे।
तो उसी घटना की जांच के लिए भी उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज हर्ष कुमार की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय न्यायिक समिति का गठन किया है। ये जांच समिति उन कारणों और परिस्थितियों की जांच करेगा जिनके कारण भगदड़ हुई और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के उपायों की ये सिफारिश करेगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा, किसकी अध्यक्षता में? हर्ष कुमार की अध्यक्षता में। अच्छा, बाकी कुंभ मेले की अगर हम पहले बात करते हैं तो आपको पता है कुंभ मेला ये 4 जगहों पे लगता है, प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन में, और हर जगह 12-12 साल के बाद आयोजित होता है ये। और 12 साल ही क्यों? कभी आपने सोचा 12 साल ही क्यों? क्योंकि बृहस्पति की गति के अनुसार इसे आयोजित किया जाता है। बृहस्पति यानी कि जुपिटर, तो जो बृहस्पति होता है ये सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में लगभग 12 वर्ष लगाता है, लगभग 12 वर्ष लगाता है, इसीलिए 12 वर्ष। अच्छा, एक अर्धकुंभ भी होता है, अर्धकुंभ भी आपने नाम सुना होगा, जो 6-6 साल में होता है, लेकिन वो केवल प्रयागराज और हरिद्वार में ही होता है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि हर 144 साल में महाकुंभ का आयोजन होता है, और इस साल जो प्रयागराज में जो कुंभ है वो एक महाकुंभ है। संस्कृत में कुंभ का मतलब होता है घड़ा या कलश। उसके अलावा आपको याद होगा अभी प्लास्टिक मुक्त महाकुंभ के लिए अभी एक अभियान भी शुरू किया गया था, 1 प्लेट 1 बैग अभियान। कुंभवाणी FM चैनल चलाया गया था ताकि जो भी आयोजन हो रहे हैं उनके बारे में जानकारी मिल सके। कुंभ बीमा अभी न्यूज में था, फोन पे ने ICICI लोम्बार्ड के साथ मिलकर के शुरू किया था। आप इसमें अपना इंश्योरेंस करा सकते हैं, अगर कोई हादसा हुआ तो पैसे मिल जाएंगे। और उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के महाकुंभ मेला क्षेत्र को नया जिला घोषित किया गया था, 76 नंबर का। यूनेस्को ने 2017 में कुंभ को मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया था, और ये मैंने आपको बता ही दिया। अच्छा, वैसे ये समिति वाला प्रश्न था ना, तो 2-3 समितियां मैं बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद होनी चाहिए। एक तो याद रखना, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वित्तीय क्षेत्र में AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नैतिक इस्तेमाल के लिए अभी किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था? तो याद रखना, IIT मुंबई के प्रोफेसर पुष्पक भट्टाचार्य। और एक स्टैटिक प्रश्न बने अगर आपका कि 1975 में भारत सरकार ने किस आयोग की सिफारिश पर 52 जनजातीय समूहों को PVTG का दर्जा दिया या PVT दिया था? तो आंसर करना डेबर आयोग। और अगर आपसे पूछे कि आधार वर्ष में संशोधन हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था? तो आंसर होगा विश्वनाथ गोल्डर। तो विश्वनाथ गोल्डर समिति के बारे में आपने पढ़ा होगा, ये वही है। और एक और अच्छा प्रश्न बनता है कि 42वां संविधान संशोधन किस समिति की सिफारिश पे लाया गया था और मौलिक कर्तव्य भी? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति। उसके अलावा अगर पूछे कि देश में चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा पर गठित राष्ट्रीय टास्क फोर्स का प्रमुख किसे बनाया गया था? राजीव गौबा। MS स्वामीनाथन समिति का संबंध किससे है? MSP से, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और जस्टिस ब्रिजेश समिति हाथरस कांड की जांच के लिए बनाई गई थी। शिवरमन समिति का संबंध है नाबार्ड से। और नरसिम्हन समिति ये बैंकिंग रिफॉर्म्स के लिए है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट समितियां हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे रिवाइज करवा दिया क्योंकि समिति से ही संबंधित ये प्रश्न था, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर देखो अगले में क्या पूछ रहे हैं कि अभी विश्व पुस्तक मेले 2025 में फोकस देश कौन सा रहा? तो आंसर होगा रशिया। यहाँ बात कर रहे हैं वर्ल्ड बुक फेयर 2025 की, जो कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में। नई दिल्ली के भारत मंडपम में अभी 1 फरवरी को शुरू हो गया, 9 फरवरी तक ये चलेगा। और इसका उद्घाटन किया हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। आयोजन कर रहा है नेशनल बुक ट्रस्ट, और थीम भी है रिपब्लिक @ 75। और इसमें फोकस कंट्री है, फोकस देश है रशिया। अब आपको इसी तरह से 2 बुक फेयर मैंने आपको पढ़वाए थे अभी। एक तो भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला बोई मेला, ये कहाँ पे लगा था? कोलकाता में। 48 नंबर का एडिशन था, और इसमें थीम कंट्री कौन सा है? जर्मनी है। और 2025 में जो मैड्रिड, स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड जो इंटरनेशनल बुक फेयर होगा उसमें भारत थीम कंट्री होगा। अब और मैं आपको इसी तरह के कुछ प्रश्न करवाने वाला हूं जहां पे हम देखेंगे कि कोई आयोजन हुआ जिसमें थीम कंट्री फोकस कंट्री कौन था या चीफ गेस्ट कौन है। तो इस तरह के ये प्रश्न है सारे। तो एक तो ये याद रखना, ये हमने देख लिया कोलकाता बुक फेयर जो भी 2025 में हुआ, 48th एडिशन था, थीम कंट्री जर्मनी हो गया, ये भी हमने देख लिया। उसके अलावा 2024 में जो 30वां कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ था, इसमें थीम कंट्री फ्रांस था, है ना। ये कंफ्यूज मत होना, अलग अलग है, वो बुक फेयर है, ये फिल्म फेस्टिवल है। उसके अलावा ये 2024 वाला है वर्ल्ड बुक फेयर जो 2024 में हुआ था नई दिल्ली में, उसमें चीफ गेस्ट सऊदी अरब था, इस बार रशिया है।
और इस बार हमारे रिपब्लिक डे पे चीफ गेस्ट कौन थे? इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2024 जो नवंबर में हुआ था, 55वां एडिशन था, उसमें फोकस कंट्री कौन था? ऑस्ट्रेलिया था। तो ये सारे ध्यान रखना। इसी तरह के जो प्रश्न बने वो एक साथ में आप लोगों के लिए लेकर के आ गया, ज्यादा नहीं है, 2-4 प्रश्न ही है। और आपको पता है जिस तरह का प्रश्न होता है उसी से संबंधित जो भी अभी तक करंट अफेयर्स होते हैं वो मैं आपके सामने लाने की कोशिश करता हूँ, चाहे वो कम हो चाहे ज्यादा हो, लेकिन उसी तरह के प्रश्न होते हैं तो उनको याद रखना आसान होता है। को रिलेट करके, लिंक करके याद रखना आसान रहेगा हमारे लिए और कंफ्यूजन भी दूर हो जाता है। तो अभी ये ध्यान रखेंगे और अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। फिर अगले में पूछ रहे, अभी हाल ही में ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा बिहार। तो अभी बिहार ये ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात यह है कि ये उन प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के लिए है जिन्हें अभी तक जिला या राज्य स्तरीय टूर्नामेंट में खेलने का मौका नहीं मिला है। इस पे 13 से लेकर 23 वर्ष के खिलाड़ी हिस्सा ले सकते हैं। तो सिंपल सा याद रखेंगे, ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया बिहार। अब बिहार चर्चा में आ गया तो बिहार ले चलते हैं आपको। तो ये रहा मैप में बिहार। कैपिटल पटना हो गई, मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। और बिहार दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च को, जिस दिन वर्ल्ड वाटर डे भी होता है। यहीं पे वाल्मीकि नेशनल पार्क मिल जाएगा, कैमूर टाइगर रिजर्व मिल जाएगा, राजगिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब आपको यहाँ मिलेगा। कुछ और करंट अफेयर्स के प्रश्न पड़े यहाँ से तो याद होगा, बिहार के भागलपुर में खुलेगा राज्य का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र। मधुबनी पेंटिंग किस राज्य की है? बिहार की है। किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? कोसी नदी को। कर्पूरी ठाकुर जननायक भारत रत्न इनको मिला था 2024 में। खेलो इंडिया अस्मिता योगासन लीग पूर्वी क्षेत्र जो हुआ था पटना में हुआ था। और राज्य का पहला खेल परिसर और खेल विश्वविद्यालय कहाँ खुला? राजगीर में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया था। बिहार के नागी पक्षी अभ्यारण्य और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल में शामिल किया गया था। तांबे से बना बाबू टावर ये आपको मिलेगा पटना में। अभी नवंबर में ही जो 8वां महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी हुआ था बिहार के राजगीर में हुआ था, जिसका शुभंकर गुड़िया है। और हमने देखा इसको किसने जीता? भारत ने जीता, चीन को हराया था। और भारत का पहला ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर बनी थी मानवी मधु कश्यप, बिहार की है। और राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व बनेगा कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बनेगा, ये अभी ऑफिशियली दर्जा नहीं मिला है लेकिन बनने वाला है। उसके अलावा बिहार का पहला ड्राई पोर्ट ये पटना के बिहटा में बनेगा। शारदा सिन्हा नाम सुना है, बिहार कोकिला के नाम से मशहूर थी, प्रसिद्ध लोक गायिका जिनका भी कुछ समय पहले निधन हो गया। और अभी आप मुझे बताओ इन्हें कौन सा पद्म पुरस्कार मिला था? बाकी वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 ये होगा बिहार में। उसके अलावा खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स 2025 ये भी होंगे बिहार में, ये हमने पढ़ ही लिया। और एथेनॉल नीति को अपनाने वाला पहला राज्य भी है बिहार, ये भी हमने देख लिया। और भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पे खुला? पटना, बिहार में। तो बिहार से ये सारे करंट अफेयर्स के प्रश्न भी हमने देख लिए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, अभी हाल ही में एलन मस्क ने डिजिटल वॉलेट एक्स मनी के लिए किसके साथ समझौता किया? तो आंसर होगा वीजा के साथ। तो एलन मस्क ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति है। आपको याद हो तो इन्होंने ट्विटर को खरीदा था, फिर उसका नाम बदल के एक्स कर दिया था। तो अब उसी में इन्होंने एक नया फीचर ऐड किया है, पेमेंट करने का फीचर, और उसी के लिए इन्होंने वीजा के साथ पार्टनरशिप की है। तो अब एक्स पर जो यूजर हैं वो एक दूसरे को पैसे ट्रांसफर कर सकेंगे, भेज सकेंगे, और वॉलेट में फंड भी ऐड कर सकेंगे। और इस डिजिटल वॉलेट को नाम दिया एक्स मनी। मतलब जिस तरह से व्हाट्सएप में अब पेमेंट करने का आपको ऑप्शन दिया जा रहा है ना, उसी तरह से अब ये भी ट्विटर में शुरू कर रहे हैं, यूँ समझो आप। और उसी के लिए वीजा के साथ इन्होंने समझौता किया है। एक्स के सीईओ भी याद रखना कौन है? लिंडा याकारिनो है। और एलन मस्क से याद आएगा कि अभी अमेरिका के जो नए राष्ट्रपति बने हैं 47वें नंबर के, कौन? डोनाल्ड ट्रंप। तो अभी इन्होंने ही डॉज मतलब होता है, इसको फुल फॉर्म हो जाएगी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, सरकारी दक्षता विभाग का इनको हेड बनाया था एलन मस्क को। और उसमें एक भारतीय भी है, विवेक रामास्वामी, वो भी ध्यान रखना। तो प्रश्न क्या याद रखना है? प्रश्न क्या देखा हमने कि एलन मस्क ने डिजिटल वॉलेट एक्स मनी के लिए किसके साथ समझौता किया? तो वीजा के साथ। अच्छा, वीजा से मुझे याद आता है, ये प्रश्न आपके लिए छोड़ रहा हूं, ध्यान से सुनना। वेटिंग फॉर अ वीजा
ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? चलो मैं उत्तर बताता हूं। ये ऑटोबायोग्राफी है BR अंबेडकर जी की। तो ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में विश्व अपेक्षित उष्ण कटिबंधीय रोग दिवस 2025 ये कब मनाया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 30 जनवरी को। ये जनवरी का एक इंपॉर्टेंट दिवस था जो हमारा छूट रहा था। तो अंग्रेजी में अगर आप इसे बोलोगे तो अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे। हर साल 30 जनवरी को होता है ये। तो नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस की बात करें तो ये ग्रुप में आने वाली 20 बीमारियां हैं जो मेनली ट्रॉपिकल यानी कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाती है। ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र या ट्रॉपिकल रीजन कौन सा हो गया? तो जो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री नॉर्थ और जो नीचे मकर रेखा है 23.5 डिग्री साउथ, उसके बीच का जो क्षेत्र है वो ट्रॉपिकल जोन कहलाता है। तो इस क्षेत्र में पाई जाने वाली कुछ बीमारियों का जो ग्रुप होता है, कुछ कितनी, लगभग 20 बीमारियों का जो ग्रुप है, उन्हें बोला गया है नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस। इनमें बहुत सारी प्रमुख बीमारियों के नाम आपने सुने होंगे, जैसे कि डेंगू हो गया, लेप्रोसी हो गया, काला अजहर हो गया, रेबीज हो गया और भी बहुत सारी। एक्चुअली में क्या होता है, इन बीमारियों को दूसरी जो स्वास्थ्य समस्याएं होती है उनकी तुलना में कम प्राथमिकता और फंडिंग की जाती है। तो उन्हीं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिन मनाते हैं। पहली बार इसको मनाना शुरू किया 2022 में और इस बार की थीम क्या है? यूनाइट, एक्ट एंड एलिमिनेट NTDs नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस। मतलब आओ इकट्ठे हों, यूनाइट, एक्ट करें और इनको खत्म करें। और एक और पॉइंट ध्यान रख लेना, इस बार इसी मौके पर, इसी अवसर पर हमारा जो इंडिया गेट है उसको हमने बैंगनी और नारंगी रंग से रोशन किया था। और इस बार इनमें से 2 रोगों के ऊपर विशेष ध्यान दिया गया है, कालाजार और लिम्फेटिक फाइलेरियासिस। ठीक है, तो ये जनवरी का एक इंपॉर्टेंट डेज हमारा छूट रहा था। बाकी जनवरी के सारे इंपॉर्टेंट डेज हम कर चुके हैं। पूरा महीना जब तक डेज आया था जनवरी का, सारे इंपॉर्टेंट डेज मैंने आपको रिवाइज करवाए थे। तो आप लोग काम क्यों नहीं करते? जनवरी में जो जो इंपॉर्टेंट डेज हमने पढ़े थे एक बार कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए कि आपको कौन कौन से याद है। बाकी हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त करने की अनुमति दी है? तो आंसर होगा आर्टिकल 200A के तहत। तो सुप्रीम कोर्ट के अभी वर्तमान में हमारे चीफ जस्टिस कौन है? संजीव रंजन। और अभी उन्होंने ही कहा कि मैं आर्टिकल 200A के तहत हाईकोर्ट में अस्थायी न्यायाधीशों के रूप में जो रिटायर्ड न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति की अनुमति, और जो ये अस्थायी न्यायाधीश है ना उनको तदर्थ न्यायाधीश या इंग्लिश में आप बोलोगे तो एडॉक जजेस कहते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि कोई भी हाईकोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो अपने हाईकोर्ट में अस्थायी न्यायाधीश को नियुक्त कर सकता है। बाकी उनको जो भी भत्ते वगैरह होंगे, जो भी अधिकार, जो भी शक्तियां हैं, वो सब स्थायी न्यायाधीशों के समान ही मिलेगा। ऐसा करने का उद्देश्य क्या है, क्यों करेंगे वो? तो करने का उद्देश्य इन्होंने बताया कि भैया बहुत सारे पेंडिंग केसेस पड़े हैं, हम जितना काम नहीं कर पाते उससे ज्यादा केसेस आ जाते हैं, फिर वो पेंडिंग पड़े रहते हैं सालों तक। तो उनका निपटान करने के लिए हमें मैन पावर की जरूरत है। तो अगर आपके कोर्ट में पेंडिंग केसेस ज्यादा हैं तो आप ये अस्थायी न्यायाधीश को नियुक्त कर लीजिए। और कितने नियुक्त कर सकते हैं? तो हर हाईकोर्ट में 2 से लेके 5 तक एडोक जजेस नियुक्त किए जा सकते हैं। डिपेंड करेगा आपके पेंडिंग केसेस कितने हैं उसके बिहाफ पे। ठीक है, तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना, ये भी न्यूज में है अभी। अच्छा, अब सुप्रीम कोर्ट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। एक तो याद रखना, इसके बारे में उल्लेख है हमारे संविधान के आर्टिकल 124 से लेके 147 तक पार्ट 5 में। और 195 एक्ट के द्वारा फेडरल कोर्ट की स्थापना होती है और उसके बाद 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना कार्य करना शुरू किया था। स्थापना के समय इसमें एक चीफ जस्टिस और 7 जजेस थे। पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हीरालाल जे कानिया रहे। पहली महिला में जजेस पूछेंगे, अभी तक पहली महिला चीफ जस्टिस कोई नहीं है। पहली महिला जज जरूर है, फातिमा बीवी, निधन हो गया। 2024 में पद्म भूषण भी इनको दिया गया था। सबसे लंबा कार्यकाल हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे जिनका रहा? YV चंद्रचूड़ का, जो कि वाले थे ना DY चंद्रचूड़, उनके पिताजी थे। YV चंद्रचूड़ ये 16वें नंबर के थे, 7 साल 4 महीने तक रहे थे। और सबसे छोटा कार्यकाल कमल नारायण सिंह का रहा था, 22वें नंबर के थे, ये 17 दिनों का रहा मात्र। ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। 50वें नंबर के तो DY चंद्रचूड़ रहे, रिटायर्ड हो गए अभी नवंबर को, और 51 में बन गए हम जो पढ़ रहे हैं अभी संजीव खन्ना। सुप्रीम कोर्ट का आदर्श वाक्य क्या है? यतो धर्मः ततो जयः, जहां धर्म है वहां जय।
और सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कौन सा आर्टिकल कहता है? 129। और जो प्रेसिडेंट है वो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकते हैं किस आर्टिकल के अनुसार? आर्टिकल 143। अच्छा, यहाँ पे जो भी मैं आपको प्रश्न पढ़ा रहा हूँ ना, ये सारे स्टैटिक प्रश्न है और वो प्रश्न जो एग्जाम में आए हुए प्रश्न है, तो वन लाइनर फॉर्मेट में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के तहत रिट जारी करता है? आर्टिकल 32। और आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसे कहा जाता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। और साथ में ये भी याद रखो कि उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट है वो किस आर्टिकल के तहत रिट जारी करता है? आर्टिकल 226। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय पर पुनर्विचार कर सकता है, कौन सा आर्टिकल कहता है? 137। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कौन शपथ दिलाते हैं? प्रेसिडेंट। ऐसे एकमात्र व्यक्ति जो भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे, उपराष्ट्रपति भी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी, मोहम्मद हिदायतुल्ला। उसके अलावा अभी ई प्रवेश पास के लिए भी कौन सा पोर्टल लॉन्च किया था? ये तो करंट अफेयर्स का प्रश्न है, सुस्वागतम पोर्टल। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ई निरीक्षण सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया था जो अदालत के फैसलों को 4 भाषाओं में अनुवादित करेगा। कौन कौन सी भाषाएं? हिंदी, गुजराती, उड़िया और तमिल। फास्टर पोर्टल लॉन्च किया गया, सुपेश पोर्टल भी सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया था। ये तीनों करंट अफेयर्स के प्रश्न है। ऊपर वाले सारे एग्जाम पूछे गए स्टैटिक प्रश्न है जो मैंने यहाँ पे वन लाइनर में आपको रिवाइज करवाए। कुछ और देखो प्रश्न। अभी पहले आरोहा 2000 राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन हुआ था नई दिल्ली में, जिसका उद्घाटन DY चंद्रचूड़ ने किया था, हमारे पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, जिसका उद्देश्य था इस सम्मेलन का आयुर्वेद को बढ़ावा देना। सुप्रीम कोर्ट में लेडी ऑफ जस्टिस यानी कि न्याय की देवी की मूर्ति चेंज कर दी गई, नई मूर्ति लगा दी। अब आंखों पे जो पट्टी होती थी उसको हटा दिया, एक हाथ में तलवार की जगह संविधान की किताब दे दी, ये चेंजेस किए थे। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में किस वर्ष तक बाल विवाह उन्मूलन का लक्ष्य रखा था? ये भी याद रखना, 2030। तो ये सुप्रीम कोर्ट से बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आज हमने देख लिए, ध्यान में रखना। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। तो सबसे पहले तो कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसे सपोर्ट ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर करके। मुझे भी अच्छा लगेगा, मुझे भी प्रोत्साहन मिलेगा इसी तरह से आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट बनाने का। अगर आप लोगों को पसंद आता है, सपोर्ट मिलता है तो सबको अच्छा लगता है, मुझे भी लगेगा। बाकी PDF आपको मिल जाती है अपनी कहाँ पे? टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का आपको क्विक रिवीजन करवा देते हैं, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था, किस राज्य की उधवा झील को रामसर सूची में शामिल किया? झारखंड। पॉली उमरिगर पुरस्कार जीता है जसप्रीत बुमराह ने। सोनम लोसार त्योहार मनाया गया, किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? तमांग समुदाय। और अभी मार्च में ब्रिक्स युवा उद्यमिता सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत। और ऑन्कोसेरेसियासिस रोग को खत्म करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है नाइजर। भारतीय रेलवे ने रेलवे सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर एकीकृत करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? स्वरेल। और अभी बजट में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित हुआ है? वित्त मंत्रालय। भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया 1 फरवरी को। और मनोज कुमार ने संन्यास ले लिया, उनका संबंध है बॉक्सिंग से। और आखिरी प्रश्न पूछा, इंडियन रेनेसांस द मोदी डिकेड इस बुक को लॉन्च किया गृह मंत्री अमित शाह ने। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं। तो कल आपसे पूछा था गेल ने अपना पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहां पे शुरू किया? तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।